हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। आज के इस नए सेशन के अंदर हम आज एक वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हैं, जिसकी वर्किंग के ऊपर हमारे पास इस डिवाइसेस का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कई जगह पे इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। तो कंडेंसर डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, एक वर्ड कंडेंसर। हम इसको फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। आज इसी कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इस कैपेसिटर का रोल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आपने अपने घर के अंदर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फैन है, उस इलेक्ट्रिक फैन के ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का ऐसी सिलेंड्रिकल बॉडी लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल डिवाइस जो होती है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। इलेक्ट्रॉनिक मोटर जितनी भी हमारे पास होती है उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी हैं वहाँ पर मोस्टली हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मतलब मेन यूज़ क्या है, मेन पर्पज़ क्या है, क्या काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मेन काम है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। तो इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है? इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन ए स्मॉल स्पेस। आप लोग इसका स्पेस भी देख पा रहे होंगे। तो इसका जो स्पेस है वो क्या है? स्मॉल स्पेस है। ठीक है, तो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो कोई भी कंडक्टर जैसे है, तो इसके अंदर जो मेटल की प्लेट्स लगी होती है वो हमारे पास क्या है? कंडक्टर। और उस कंडक्टर को अगर हम चार्ज गिवन करते हैं, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज गिवन करते हैं तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो मैथमेटिकल क्या फाइंड आउट करते थे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इफ V increase the charge on a conductor, then its electrical potential also increases। अगर किसी कंडक्टर्स के ऊपर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हमें जो ग्राफ मिलता है, अगर हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से पार्ट हमारे पास इंक्रीज होगा। बहुत जगह पे हम ऐसे फिनोमिना के अंदर इस चीज़ को रीड आउट करते हैं। तो क्या मिला हमें कि यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको लिखेंगे C। C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। C क्या कहलाएगी हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, जैसे लास्ट टॉपिक के अंदर हमने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर अगर हम ओम्स लॉ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या था हमारे पास? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था? R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। तो उसका भी एक मेन पर्पज था, मेन रोल था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ही। ऐसे ही रोल हमारे पास किसके अंदर है? कैपेसिटर के अंदर भी है। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो C क्या होगा हमारे पास? C इज इक्वल टू Q बाई V के इक्वल। तो ये जो C है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एक डिवाइसेस के लिए क्या होगी हमारे पास? कांस्टेंट होगी। जैसे अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कितना लिखा है 5.00 माइक्रो एफ
ठीक है। तो इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 5.00 माइक्रो एफ का मतलब है फैराडे। फैरेड इसकी यूनिट होती है, माइकल फैराडे ने इस अपने बेसिस के ऊपर यूनिट बताया था माइक्रो फैरेड। ओके, तो सी क्या होगी हमारे पास, कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी, जिसको हम यहाँ पे राइज कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होगा, एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द rise of its electric potential। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज गिवन करते हैं तो उसके केस में क्या होगा, उसका पोटेंशियल जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और चार्ज बाई पोटेंशियल की जो रेशियो होती है वो क्या कहलाएगी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है ये क्या काम करती है, ये चार्ज को स्टोर करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, और एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है वो एक प्रकार का वर्क करती है टू रोटेट द फैन। ठीक है, विदाउट दिस इलेक्ट्रिक फैन कैन नॉट बी रन। नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिफाइन 1 फैराडे आल्सो, कि 1 फैराडे को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत जगह पे यूजेबल मतलब डेफिनेशन पूछी जाती है 1 फैरेड। ठीक है, फैरेड के लिए सिंबल हम यूज करते हैं एफ। चार्ज का आप लोगों को पता है कूलम, और कूलम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल सी। और 1 वोल्ट का मतलब कितना हुआ, वी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो कि 1 फैरेड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। 1 फैरेड इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर when 1 coulomb charge is given to a conductor to raise its potential of 1 volt। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज अगर हम गिवन करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होता है, 1 वोल्ट इंक्रीज होगा, और वो जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी, 1 फैरेड। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है हमारे पास। और यूनिट्स हमारे पास क्या होगी, फैरेड तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माइक्रो फैरेड, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आप कैपेसिटर देखते हो तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए मतलब यूजबल पार्ट होगा। 1 नैनो फैरेड 10⁻⁹। ठीक है, कई जगह पे यूज होता है माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 फैरेड के इक्वल। ठीक है, और माइक्रो को हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये पिको फैरेड भी कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारे पास, पिको फैरेड, 10⁻⁻12 फैरेड के इक्वल। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास होता है कैपेसिटर से रिलेटेड, कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का क्या काम है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, और किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, स्फीयर के केस में हम फाइंड आउट करेंगे कि एक स्फेरिकल जो होगा कंडक्टर, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की हम बात करें तो इससे पहले हमने एक स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालनी हो, आपको एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ मैं इस पार्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्फेरिकल कंडक्टर लिखा है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, किसी भी शेप एंड साइज के अंदर हो सकता है। तो मोस्टली हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उसका नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। अगर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं
तो उससे हम कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि क्या यूज़ करें, हम स्फेरिकल कंडक्टर यूज़ करें। तो एक हमने स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ किया और इस स्फीयर का जो रेडियस हमारे पास है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ओ इज़ द सेंटर, पी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, और एक प्लस चार्ज गिवन कर दिया। प्लस चार्ज जो है वो कहाँ पे प्लेस है, एट द सेंटर के ऊपर, स्फीयर के सेंटर के ऊपर है। और दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस, पॉजिटिव चार्ज, और सभी पॉजिटिव चार्ज का जो इक्वल डिस्टेंसेज है किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो एक हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया, एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर, उसका सेंटर कितना हमारे पास है, ओ के इक्वल, ठीक है। और चार्ज हमने कहाँ पे रखा है, चार्ज प्लस क्यू गिवन टू द स्फीयर, और जो चार्ज है वो पूरी की पूरी एंटायर सरफेस के ऊपर, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के ऊपर, पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाता है। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। एट एवरी पॉइंट डिस्टेंस इज सेम, चार्ज सेम, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा एट एवरी पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे नेट पोटेंशियल अगर हम फ्री स्पेस के लिए फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। जो सिंपल सा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कितनी बनी हमारे पास, 1। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर के इक्वल। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वी नो दैट कैपेसिटेंस का क्या होगा हमारे पास, वी नो दैट कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इंटू वी गेट, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी की वैल्यू कितनी है क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, आर को कैपिटल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, इंटू में आर के इक्वल। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसके केस में हमें जो रिजल्ट मिला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, तो ये जो फैक्टर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई, यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटी, जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके केस में जो कैपेसिटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके शेप, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जितना रेडियस होगा उतना ही रेडियस उसका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ किस प्रकार का ग्राफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि आर रेडियस बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर यूज किया है इसके इनसाइड या तो एयर है या फिर ये वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम के लिए पार्ट है। अगर इसके अंदर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम प्लेस कर दें, इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से भर दें, तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन होगी उस केस के लिए, तो वो केस नंबर हम क्या करेंगे 2। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, जिसकी हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होता है, एप्सिलॉन m से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर मीडियम के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m इंटू में r के इक्वल। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कब, जब हमारे पास किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम भर देते हैं तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, K इज इक्वल टू
एप्सिलन एम बाई में एप्सिलन नॉट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास एप्सिलन नॉट और एप्सिलन एम के बीच में क्या रिलेशन था। तो एप्सिलन एम क्या होगा, के इंटू में एप्सिलन नॉट। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम क्या नया रिलेशन निकाल सकते हैं, एफसीएम इज इक्वल टू 4 पाई के एप्सिलन नॉट इंटू में आर के इक्वल। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंपेयर करते हैं, आपस में कंपेयर करेंगे, तो सी एम जो होगा वो के टाइम्स ऑफ सी नॉट होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर अगर मैं वाटर से फिल कर दूँ, पानी भर दूँ इसके अंदर, तो पानी के लिए जो के की वैल्यू होती है, के फॉर वाटर इज 81। कितना होगा, 81। तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम नॉर्मली इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले के यूज करते हुए हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में हमने फॉर्मूला निकाला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू में R। तो सबसे बड़े साइज का जो कैपेसिटर है वो हम कितने बड़े साइज का कैपेसिटर बना सकते हैं अर्थ के ऊपर। तो अर्थ की जो शेप है वो कैसी शेप है, एज ए स्फेरिकल शेप है। तो हम यहाँ पे अर्थ के केस पे अर्थ की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें इतना बड़ा एक कैपेसिटर बनाना पड़े तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि हमारे पास जो रेडियस है अर्थ का वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू में 10⁹। ये भी हमें पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, माइक्रोफैरेड फैरेड की फॉर्म में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास किस प्रकार से वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू में R के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अगर हम 4 पाई एप्सिलन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁹ के इक्वल। R जो है रेडियस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6400 किलोमीटर। देन किलोमीटर इज कन्वर्ट इनटू मीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस रेडियस इज कन्वर्ट इनटू मीटर। देन पुटिंग द वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू में 6400 इंटू में 10⁻³। ठीक है, तो ये टोटल जीरो कितनी बन गई हमारे पास, 64 इंटू में 9, ये बनी 5, ऊपर ये जाएंगे तो 10⁻⁻⁹। 649 इंटू 10⁻⁻ कितना बना, -4। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना बनेगा, 7.11 इंटू में 10⁻⁻⁴। और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, तो 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। मतलब 711 माइक्रो फैरेड का अगर हमें कैपेसिटर बनाना है तो उसका साइज किसके बराबर होना चाहिए, अर्थ के साइज के बराबर होना चाहिए, तभी हम ऐसा कैपेसिटर बना सकते हैं। ठीक है, और अर्थ का वॉल्यूम जो हमारे पास है और जुपिटर का जो वॉल्यूम है उनके कंपैरिजन तो बहुत बड़ा हमारे पास है जुपिटर का, तो उससे भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, तो इन टॉपिक्स को जरूर करें। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो मैंने आप लोगों को शो की थी कि ये एक कैपेसिटर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने वाली टर्म्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।